20वीं सेंचुरी की शुरुआत में इंडिया एक ऐसा देश था जो गुलामी के बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। जब पूरी दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी में नए रिकॉर्ड्स बना रही थी, तब इंडिया अपनी पहचान के लिए स्ट्रगल कर रहा था। उस वक्त लोगों का मानना था कि एडवांस साइंस सिर्फ विदेशियों के लिए है, इंडियंस के लिए नहीं। लेकिन हिस्ट्री हमेशा वही लिखते हैं जो पुरानी सोच को बदलने की हिम्मत रखते हैं। होमी जहांगीर भाभा वही इंसान थे। उन्होंने न सिर्फ इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाने का सपना देखा, बल्कि एक ऐसा बेस तैयार किया जिस पर आज का मॉडर्न इंडिया खड़ा है। होमी भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई की एक रिच पारसी फैमिली में हुआ था। उनके फादर एक बड़े लॉयर थे और उनके फैमिली रिलेशन टाटा ग्रुप से था। बचपन से ही होमी को अच्छी किताबों, म्यूजिक और आर्ट का माहौल मिला। उनके घर की लाइब्रेरी में साइंस से लेकर क्लासिकल म्यूजिक तक की बुक्स थी, जिसने उन्हें मल्टीटास्किंग बनाया। उनकी स्कूलिंग मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल में हुई। वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। उनका दिमाग इतना तेज था कि वो अपनी क्लास से बहुत आगे की चीजें पढ़ लेते थे। उन्हें सिर्फ मशीनों से इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि वो नेचर के सीक्रेट्स को सॉल्व करना चाहते थे। उनकी फैमिली चाहती थी कि होमी एक इंजीनियर बने और टाटा स्टील के बिजनेस को संभाले। इसलिए 1927 में उन्हें इंग्लैंड के फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज भेजा गया। वहां उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। लेकिन कैम्ब्रिज में होमी का मन इंजीनियरिंग में नहीं, बल्कि फिजिक्स में लगता था। वो फिजिक्स का गोल्डन एरा था। पॉल डिराक और रदरफोर्ड जैसे बड़े साइंटिस्ट नए नए इन्वेंशन कर रहे थे। होमी ने अपने फादर को एक इमोशनल लेटर लिखा। मैं आपसे सच कह रहा हूँ कि इंजीनियरिंग मेरा पैसा नहीं है। मेरा मन सिर्फ फिजिक्स में रमता है। मुझे एक ऑर्डिनरी इंजीनियर बनने की कोई इच्छा नहीं है। उनके फादर ने एक शर्त रखी, अगर वो इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास आते हैं तभी उन्हें फिजिक्स पढ़ने की परमिशन मिलेगी। होमी ने न केवल इंजीनियरिंग टॉप की, बल्कि उसके बाद वो पूरी तरह थ्योरेटिकल फिजिक्स में डूब गए। 1930 में होमी भाभा ने कॉस्मिक रेज पर रिसर्च शुरू की। उन्होंने भाभा स्कैटरिंग का कंसेप्ट दिया, जो आज भी फिजिक्स की बुक में पढ़ाया जाता है। उनका काम इतना अमेजिंग था कि वो आइंस्टीन और नील्स बोर जैसे बड़े साइंटिस्ट की लिस्ट में शामिल हो गए। सिर्फ 31 साल की उम्र में वो रॉयल सोसाइटी के फेलो बन गए। उनके पास विदेश में सेटल होने और पैसा कमाने के सारे ऑप्शन थे। 1939 में जब वर्ल्ड वार 2 शुरू हुआ, तब होमी भाभा छुट्टियों में इंडिया आए हुए थे। वार की वजह से इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हो गई और वो वापस नहीं जा सके। उन्होंने IISc बेंगलुरु में सर सीवी रमन के साथ काम करना शुरू किया। वहीं उन्होंने इंडिया की गरीबी और टेक्निकल बैकवर्डनेस को करीब से देखा। उन्हें फील हुआ कि इंडिया के पास टैलेंट की कमी नहीं है, बल्कि अच्छे इंस्टीट्यूट की कमी है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब इंग्लैंड वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने लिखा, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने देश में साइंस के लिए ऐसा एनवायरनमेंट बनाऊं कि हमारे यूथ को रिसर्च के लिए बाहर ना जाना पड़े। होमी भाभा जानते थे कि अकेले काम करने से देश नहीं बदलता, देश बदलता है सिस्टम से। उन्होंने JRD टाटा को लेटर लिखा और रिसर्च के लिए एक इंस्टीट्यूट की मांग की। रिजल्ट ये हुआ कि 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR बना। इसे इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्रेडल कहा जाता है। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद भाभा ने PM जवाहरलाल नेहरू को न्यूक्लियर एनर्जी की पावर समझाई। उनका मानना था कि इंडिया के डेवलपमेंट के लिए न्यूक्लियर एनर्जी सबसे बड़ा रास्ता है। 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना और 1954 में ट्राम्बे, जो अब बार के नाम से प्रसिद्ध है, की शुरुआत हुई। भाभा का विजन सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बनाना नहीं था। वे चाहते थे कि इंडिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में सेल्फ डिपेंडेंट बने। उन्होंने 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम डिजाइन किया ताकि इंडिया अपने पास मौजूद थोरियम का यूज कर सके। दुनिया हैरान थी। वेस्टर्न कंट्रीज को लगता था कि जिस देश में बैलगाड़ियां चलती है वो न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे बनाएगा। लेकिन 1956 में भाभा की लीडरशिप में इंडिया ने एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा स्टार्ट करके सबको चुप करा दिया। होमी भाभा सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, वे एक बहुत अच्छे पेंटर और क्लासिकल म्यूजिक लवर भी थे। वे कहते थे कि साइंस और आर्ट एक ही कॉइन्स के 2 पहलू है। TIFR की वॉल्स पर आज भी उनकी बनाई पेंटिंग्स उनके टेस्ट को दिखाती है। वे चाहते थे कि साइंटिस्ट सिर्फ लैब में बंद न रहे, बल्कि वो लाइफ की ब्यूटी को भी समझे। जब इंडिया न्यूक्लियर टेस्टिंग के बहुत करीब था, तभी एक बुरा हादसा हुआ।
24 जनवरी 1966 को होमी भाभा एक कॉन्फ्रेंस के लिए वियना जा रहे थे। उनका प्लेन कंचनजंगा एल्प्स की पहाड़ियों में क्रैश हो गया। इस एक्सीडेंट में इंडिया ने अपना सबसे चमकता सितारा खो दिया। आज भी इस क्रैश को लेकर कई कॉन्स्पिरेसी सुनने को मिलती है कि क्या ये किसी दूसरे देश की साजिश थी ताकि इंडिया न्यूक्लियर पावर न बन सके। सच जो भी हो, पर नुकसान बहुत बड़ा था। होमी भाभा की डेथ के बाद उनके सपनों को विक्रम साराभाई जैसे साइंटिस्ट ने आगे बढ़ाया। 1974 का पोखरण 1 टेस्ट उन्हीं की मेहनत का फल था। आज जब इंडिया स्पेस में नए रिकॉर्ड्स बना रहा है, हमारे पास अपनी मिसाइलें हैं और न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, तो हमें उस इंसान को याद करना चाहिए जिसने उस वक्त पावर का सपना देखा था जब हमारे पास रिसोर्सेस नहीं थे। होमी भाभा की लाइफ हमें सिखाती है कि सक्सेस रिसोर्सेस से नहीं बल्कि एक पावरफुल माइंडसेट और विजन से आती है।